हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 आ चुका है। ये पार्ट 2 है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इससे पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो पहले वीडियो देख ले, जब ही ये वाली वीडियो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण में क्या था? राजा और सरदार का कब्जा हो गया था। दक्कन एवं दक्षिण क्षेत्रों में चोल साम्राज्य, चेर, पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। दक्कन का पठार जैसे कि भारत के दक्षिण भाग को बोलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है चोल साम्राज्य, पांड्य और चेर, ये 3 जगहें हैं। दक्कन के व दक्षिण क्षेत्र में चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य तथा सरदारियों का उदय हुआ। प्राचीन तमिल ग्रंथ में संगम में एक कविता है जिसमें सरदार का ब्यौरा देती है। प्राचीन तमिल ग्रंथ में संगम में एक कविता है जिसमें सरदार का ब्यौरा देती है। राजा व सरदार लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। राजस्व को जुटाते थे। जैसे पश्चिम में सातवाहन, पश्चिमोत्तर में शक शासक। देविक राजा अपने आप को राजा जो थे वो देवी देवता का रूप मानते थे। विभिन्न देवी देवता की पूजा से उच्च स्थान हासिल होता था, ऊंची स्थिति हासिल होती थी। अगर हम देवी देवता की पूजा करते थे तो वहाँ के राजाओं को ऊंची स्थिति मिलती थी, उच्च स्थान मिलता था। जैसे कि कुषाण शासक इसका उपाय का एक उदाहरण है। कुषाण शासक क्या है? एक उदाहरण है। कुषाण इतिहास की रचना करते थे और कुषाण इतिहास की रचना हमें अभिलेख व साहित्य परंपरा द्वारा की गई है। कुषाण इतिहास की रचना किसके द्वारा की गई है? अभिलेख व साहित्य परंपरा के द्वारा। कुषाण शासक ने उत्तर प्रदेश यानी मथुरा में मठ के देव स्थान पर बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। कुषाण शासक ने उत्तर प्रदेश यानी कि मथुरा के मठ के स्थान पर बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित करी। कुषाण शासकों ने देवतुल्य पेश करना चाहा, अपने आप को देवतुल्य पेश करना चाहते थे कि मैं देव के बराबर हूँ, और देवपुत्री की उपाधि दी उन्होंने अपने आप को कुषाणों ने। सिक्कों में एक तरफ खुद और दूसरी तरफ देवता का चित्र बनाते थे। सिक्कों में क्या करते थे? एक तरफ खुद और एक तरफ देवताओं का चित्र बनाते थे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे सिक्कों में एक तरफ खुद है और दूसरी तरफ देवताओं का चित्र है। गुप्त साम्राज्य। 4वीं शताब्दी में मौर्य के बाद एक काल आया, गुप्त काल। कौन सा काल आया? गुप्त काल। इसे भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में। गुप्त काल की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने करी 275 ईस्वी में। और गुप्त काल के गुप्त साम्राज्य की भाषा होती थी संस्कृत। भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत। और सिक्के कैसे होते थे? सोने के बनाए गए थे। सिक्के किसके बनाए गए थे? सोने के। गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्य, सिक्के, अभिलेख से लिखा गया है। गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्य, सिक्के और अभिलेख से लिखा गया है। कवि द्वारा राजा की प्रशंसा में लिखा गया है। उसकी प्रशस्ति भी स्रोत है। कवि जो लिखते थे अपनी कविताएं, उससे भी हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है। प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकीय हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले आप इसकी वीडियो स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि आपको लिखने में कठिनाई ना हो। ढंग से खींच लो फ्रेंड्स। देख लिया? दोबारा देखते हैं। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार। दक्कन व दक्षिण क्षेत्र में चोल, चेल, पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। प्राचीन तमिल ग्रंथ में संगम में कविता में सरदारों का ब्यौरा देती है। राजा व सरदार लंबी दूरी के लिए व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। जैसे कि पश्चिम बंगाल में सातवाहन और पश्चिमोत्तर में शक शासक। यहाँ दे दिया है चित्र को देख लीजिए। देविक और राजा। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने से उनको ऊंचा स्थान हासिल होता था। जैसे कि कुषाण शासक इसका उदाहरण है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख व साहित्य परंपरा द्वारा की गई है।
और कुषाण शासक ने उत्तर प्रदेश यानी मथुरा के मठ में देव स्थान पर सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। और कुषाण शासकों ने अपने आप को देवतुल्य पेश करना चाहा और देवपुत्र की उपाधि दी। सिक्कों की एक तरफ तो खुद और दूसरी तरफ देवताओं का चित्र बनवाते थे। गुप्त साम्राज्य का उदय मौर्य के बाद हुआ। गुप्त काल कहते हैं इसे। यह स्वर्णिम युग था। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में करी थी और इसकी भाषा थी संस्कृत और सिक्के होते थे सोने के। गुप्त साम्राज्य का इतिहास हमें साहित्य, सिक्के और अभिलेख से मिलते हैं। कवि द्वारा भी लिखे जाते हैं गुप्त काल के बारे में, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राज्य हरिश्चंद्र ने की थी। बदला हुआ देहात। जनता में राजा की छवि क्या होती थी, राजा के बारे में जनता क्या सोचती थी, इसके प्रमाण तो मिले नहीं है, परंतु इतिहासकारों ने जातक और प्रजातंत्र ग्रंथ में कहानी की समीक्षा करके पता लगाने की कोशिश करी है। इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र ग्रंथ में कहानी की समीक्षा करके पता करने का प्रयास किया है। जातक कथा की रचना पाली भाषा में हुई है। जातक कथा की रचना पाली भाषा में हुई है। एग्जाम्पल गंदितिंदु जातक नामक कहानी। इस कहानी में बताया कि कुटिल राजा की प्रजा कैसे दुखी थी। कुटिल राजा की प्रजा कैसी दुखी थी इस कहानी में बताया है। बूढ़े, महिला, पुरुष, कृषक, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इन सभी में शामिल हैं। सभी दुखी थे। जब राजा अपनी पहचान बदलकर, भेष बदलकर जनता के बीच में पता लगाने गया कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो ऐसा उन्हें पता लगा कि लोगों ने उनकी बुराई करनी शुरू कर दी थी। शिकायत क्या थी? रात में जब डकैत लोग उस पर हमला करते थे, लूट के ले जाते थे, एक तो ये बोलते थे, और दूसरा दिन में राजा के अधिकारी आते थे टैक्स इकट्ठा करने। जब उन्हें पता है रात में डकैत ले जाते हैं तो सुबह क्यों आओ डकैत इकट्ठा करने, तो उन्होंने बुराई करनी चालू कर दी थी राजा की। इसलिए गांव वाले अपने आप को बचाने के लिए गांव छोड़कर जंगल में बस गए। बस जाना ही पसंद किया उन्होंने। उपज बढ़ाने के कुछ तरीके होते थे गांव में। उपज बढ़ाने के क्या तरीके होते थे? पहला, लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करना। पहला उपज बढ़ाने का तरीका लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करना। कुएं, तालाब और नहरों के प्रयोग से सिंचाई करना। कुएं से सिंचाई करना, तालाब से व नहरों से। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? कुदाल का। गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ जाती है। गंगा की घाटी में धान की रोपाई करके उपज बढ़ती थी। पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क इलाके में लोहे के फाल का आरंभ 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रेंड्स देख लो इसे एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं। देख लो फ्रेंड्स, बदलता हुआ देहात। जनता का राजा के प्रति क्या छवि थी? बुराई करते थे। इसका परिमाण तो नहीं मिला है, लेकिन इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र ग्रंथ में कहानियाँ लिखी हैं जिसमें लिखा गया है कि ये कई सारे लोग अपने राजा से दुखी थे, प्रजा दुखी थी। क्यों दुखी थी? तो उन्हें कैसे पता चला? राजा ने अपना भेष बदला और जनता के बीच में गया पता लगाने कि वो क्या क्या सोचती है मेरे बारे में। लोगों ने उनकी बुराई करनी शुरू कर दी। शिकायत ये थी कि रात में डकैत ले जाते हैं और सुबह राजा के अधिकारी टैक्स लेने आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए लोगों ने गांव छोड़ करके जंगलों में बसना पसंद करा। उपज बढ़ाने के कई तरीके होते थे। पहला, लोहे के फाल का इस्तेमाल करना। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों का इस्तेमाल करना। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करना। गंगा की घाटी में धान को रोप करके उपज बढ़ाना। पंजाब, राजस्थान में फाल की खेती की लोहे के फाल का आरंभ 20वीं शताब्दी में किया गया। अब ये देखते हैं ग्रामीण समाजों में विभिन्नता। गांव के समाज में क्या था? विभिन्नताएं थी, बदलाव थे। कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सभी को नहीं मिला। कृषि की नई जब तकनीक का उपयोग करने लग गए तो उपज तो बढ़ रही थी, परंतु इसका लाभ प्रत्येक तबकों को नहीं मिल रहा था। खेती से जुड़े लोगों में भेदभाव होने लगा। खेती से जुड़े लोगों में क्या होने लग गया? भेदभाव बढ़ने लग गया। बोध कथा में मिलता है भूमिहीन किसान व श्रमिक जमींदार का उल्लेख।
बोध कथा में किसका उल्लेख मिलता है? भूमिहीन किसान व श्रमिक जमींदारों का। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें छोटे किसान व जमींदारों के लिए। गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जमींदार व छोटे किसानों के लिए। बड़े बड़े जमींदार गांव के प्रधान शक्तिशाली थे, जो किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। बड़े जमींदार हो गए या गांव का प्रधान जो था वो शक्तिशाली थे, वो किसानों पर क्या रखते थे? अपना नियंत्रण रखते थे। गांव का प्रधान का पद जो होता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब होता है वंश परंपरा के आधार पे। पिता अगर मर गया तो उसका वंश ही प्रधान बनेगा, ऐसा होता था। गृहपति का मतलब होता है घर का मुखिया, जो कि महिला, बच्चे और नौकर दासों पर नियंत्रण रखते थे और मालिक होता था अपने भूमि, जानवर, अन्य वस्तु का। इसे देख लो फ्रेंड्स एक बार और स्क्रीनशॉट इसकी भी ले लो। ग्रामीण समाजों में विभिन्नताएं कैसी थी? कृषि में तकनीक तो आई, लेकिन इसका लाभ सभी को नहीं मिला। खेती से जुड़े लोगों में भेदभाव बढ़ गया। बोध कथा में भूमिहीन किसान और श्रमिकों के उल्लेख मिलते हैं। पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और बड़े जमींदारों के बीच होता था। बड़े जमींदार और गांव के प्रधान किसानों पर नियंत्रण रखते थे और गांव का प्रधान का पद वंशानुगत होता था। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, अगला टॉपिक ये है। भूमिदान क्या है? ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं में मिले हैं। ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं में भूमिदान करने की बात लिखी गई है। भूमिदान ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं में लिखे हैं। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिला है। अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिला है। कुछ अभिलेख में पत्थर पर मिले हैं। कुछ अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? पत्थर पर मिले हैं। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर लिखा गया है। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर मिला है। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। 7वीं शताब्दी में ये संस्कृत, तमिल और तेलुगु में लिखे जाने लगे। उदाहरण के लिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 बीसी तक। गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 375 बीसी में आया था और 415 बिफोर क्राइस्ट में हट गया। उसकी एक पुत्री थी प्रभावती गुप्त। उसका विवाह दक्कन के बकाटक परिवार में हुआ। धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, किंतु एक अभिलेख में लिखा गया जो उसकी पुत्री थी प्रभावती, उसने भूमि की स्वामी थी। वो क्या थी? भूमि की स्वामी, और उसने भूमिदान भी किया था। इस वीडियो में फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब थोड़ा सा और है, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखते हैं आगे क्या था। शायद वह रानी थी इसलिए ऐसा कर सकती थी, हो सकता है, क्या पता। वो रानी थी, उसे संपत्ति का अधिकार था, दान दे सकती थी। यह भी हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को हर जगह पे अलग अलग लागू किया गया हो, कहीं कुछ और कहा जाए और कहीं कुछ और। अभिलेखों से पता चलता है कि ग्रामीण की प्रजा की जानकारी, अभिलेखों से हमें गांव की प्रजा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, किसान व अन्य वर्ग के बारे में पता चलता है, जो कि शासक को कई तरह की वस्तुएं देते थे, लाइक अ भेंट। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं। भूमिदान के अभिलेख कहाँ देश के कई हिस्सों में मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भूमिदान होते थे। कुछ जगहों पे छोटे तो कुछ जगहों पे बड़ी भूमिदान होते थे। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकार में भी परिवर्तन था। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी, पहले वो वाली देखना, जब जाके ये वाली समझ आएगी। पार्ट 3 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बने